कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि बेहतर होंगे। और आइए आज स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नया सेगमेंट। और इस सेगमेंट में सबसे पहले हम बात करेंगे इतिहास की। इतिहास है कहां पे? प्रीलिम्स यूनिट 2 का पार्ट है, आप लोगों को पता होगा। और मेंस में जीएस पार्ट 1 का पार्ट है। अब मैं जो आपको ये क्वेश्चंस बताता हूं, ये 3 मार्कर के अंदर सीधे सीधे भी आ सकते हैं, इसलिए हमेशा मैं इसको मेन से कनेक्ट करता हूं। हमको तो 10 शब्द में बातें लिखनी है और ये बातें आप आसानी से लिख सकते हैं, इसलिए आप लोगों को एक सेगमेंट इसका भी ध्यान रखना है कि भैया 3 मार्कर भी हैं ये। आपको बहुत अच्छे से प्रीलिम्स के हिसाब से भी इनको इन फैक्ट्स को रट लेना चाहिए। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लग रहे हैं वो मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं। आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य कब प्रारंभ हुआ? मतलब क्या है? सिक्कों के अंदर कुछ भी लिखना है ना, वो लेख लिखने का काम है ना, वो किसने किया? ध्यान रखिएगा, इंस्क्रिप्शन करने का काम सिक्कों के अंदर किसने किया? क्वाइंस के अंदर। तो वो हिंद यमन शासकों ने किया, हिंद यमन रूलर्स ने ये काम किया है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा। अगली बात, ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि में लिखित अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा है? ये ध्यान रखिएगा, ब्राह्मी लिपि में लिखित अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ा गया है। तो किसके द्वारा सर्वप्रथम पढ़ा गया है ये ध्यान रखना है आपको। जेम्स प्रिंसेप के द्वारा सबसे पहले पढ़ा गया है। ब्राह्मी लिपि में, जो भी ब्राह्मी लिपि में लिखा है, क्या लिखा है, ये सर्वप्रथम किसने पढ़ा अशोक के अभिलेखों को? तो जेम्स प्रिंसेप ने किया। अब एक बात ये बताइए कि अशोक के अभिलेखों को खोजा किसने? कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे जरा बताइए तो, कि अशोक के अभिलेखों को खोजा किसने? खोजा अलग व्यक्ति ने है, पढ़ा अलग व्यक्ति ने है, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोक इज रिटन बाय या रीड बाय, तो ध्यान रखिएगा जेम्स प्रिंसेप। क्लियर हो गई बात? रीड बाय ज्यादा अच्छा है। पाटलिपुत्र में आयोजित, ध्यान रखिएगा, पाटलिपुत्र में जो थर्ड बौद्ध सांगीति क्या हुई थी? आयोजित हुई थी, उसका चेयरमैन कौन था? उसकी अध्यक्षता किसने की थी? प्रेसिडेंसी किसने की थी? ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो मोगलीपुत्र तिस्म, किसने की थी? मोगलीपुत्र तिस्म ने। पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी, थर्ड बौद्ध सांगीति थी, और किसने की थी? मोगलीपुत्र तिस्म ने। अब मुझे ये बताइए कि अगर जो थर्ड बौद्ध सांगीति है, अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो यहीं पे आंसर भी छुपा है। थर्ड बौद्ध सांगीति है, उसको उस समय राजा कौन था? पाटलिपुत्र में हुई, थर्ड बौद्ध सांगीति थी, मोगलीपुत्र तिस्म। अब आपको यह भी ध्यान रखना है कि अगर आप किसी को मोगरे का फूल देते हैं, है ना, तो वो क्या हो जाता है? पट जाती है ना। तो पाटलिपुत्र में क्या हो गया? मोगलीपुत्र तिस्म, ध्यान रखिएगा, है ना। तो भैया अगर आप मोगरे का फूल दोगे तो कोई पट जाएगा। तो पाटलिपुत्र में जो हुई उसकी प्रेसिडेंसी किसने करी? मोगलीपुत्र तिस्म ने। और आपने कितने प्रयास किए किसी को पटाने के? 3। ऐसे याद करने के ये छोटे छोटे तरीके हैं। क्लियर हो गई बात? और अगर आप इसमें राजा को जोड़ दीजिए तो किसने पटाया उसे? अब राजा तो आपको दिख ही रहा है, फिर भी मैं चाहूंगा कमेंट बॉक्स में आप एक बार बताएं। अगली बात करते हैं, भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए? गोल्ड क्वाइन सर्वप्रथम किसने चलाए हैं ये बताना है आपको। तो ध्यान रखिएगा, भारत में सोने के सिक्के सबसे पहले कुषाण शासक बिम कडिफिसस ने चलाए हैं। और ये कुषाण रूरल थे, राजा थे, ये ध्यान रखिएगा, किंग थे, कुषाण किंग थे। कौन? बिम कडिफिसस। क्लियर हो गई बात? सबसे पहले उन्होंने गोल्ड क्वाइंस को चलवाया, ये ध्यान रखिएगा। अगली बात करते हैं, सूर्य देवता सावित्री या सविता, जो भी आप कहें, को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख किस में है? अगर आपने ऋग्वेद वाला मेरा पूरा वीडियो देखा होगा तो आपको यह भी पता होगा कि तीसरा मंडल लिखा किसने है ना। और आपको पता है कि सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र, है ना, और वो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है ना। अब एक बात और यहीं पे बता दीजिए, ऋग्वेद वाला वीडियो अगर संभव हो तो देख लीजिएगा। और ये बताइए कि जो थर्ड मंडल है ऋग्वेद का, उन्होंने लिखा किसने है? उसे लिखा किसने है? तो आपको वहीं पे इस चीज का जवाब मिलेगा कि गायत्री मंत्र किसने लिखा है। क्लियर? आइए अगली बात करते हैं, यात्रियों का राजकुमार वर्तमान शाक्य मुनि, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यात्रियों का राजकुमार, जो विदेशी यात्री हैं उनका राजकुमार। क्लियर हो गई बात? और वर्तमान शाक्य मुनि किसे कहा जाता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
शाक्य मुनि वाला इंपॉर्टेंट है राजकुमार, तो आप लोग हिस्ट्री के अंदर पढ़ते ही हैं। वर्तमान शाक्य मुनि आप कहीं और चले जाएंगे, ध्यान रखिएगा वैन सांग को कहा जाता है। विदेशी यात्रियों में वर्तमान शाक्य मुनि किसे कहा जाता है? वैन सांग को कहा जाता है। हर्ष के समय आए थे और इनकी एक रचना है सी यू की, है ना। मतलब क्या करते थे वैन सांग? किसी को सी करके बोलते थे कि यू की दो हमको, है ना, सी यू की। तुमको देख के मुझे की याद आ गई, सी यू की, वैन सांग। क्लियर? अगली बात, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? ये इंपॉर्टेंट है। देखिए अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है ना, और उससे कनेक्ट करके भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा पूछा जा सकता है। तो आपको अभी ये बताना है कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स वुड को कहा जाता है। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जब चार्ल्स वुड का घोषणा पत्र आया, डिक्लेरेशन ऑफ चार्ल्स वुड आया, तो भैया उस समय हमारे गवर्नर कौन था? बहुत आसान है, मैं उम्मीद करता हूं आपको पता होगा, और कमेंट बॉक्स में आप फटाक से बता देंगे कि कौन है ना। आप लोगों को यह भी पता होगा कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कौन लेके आया था, हड़प नीति कौन लेके आया था? 1854। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा चार्ल्स वुड के डिक्लेरेशन को या घोषणा पत्र को कहते हैं। आइए अगली बात, तमिल साहित्य में राष्ट्रीय काव्य के रूप में मान्यता किसे प्राप्त है? ध्यान रखिएगा, नेशनल वहां का काव्य किसे हम कहेंगे? ध्यान रखिएगा, तमिल साहित्य का लिटरेचर जिसे राष्ट्रीय काव्य की मान्यता प्राप्त है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है शीलप्पादिकरम, शीलप्पादिकरम, है ना, ये ध्यान रखिएगा, शीलप्पादिकरम, ठीक है, शीलप्पादिकारम, ये जो है वो राष्ट्रीय काव्य है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, तमिल साहित्य है और इसे हम क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय काव्य का दर्जा प्राप्त है तमिल साहित्य के अंदर। अगली बात करते हैं, भारत में परमाणुवाद का संस्थापक किसे कहा जाता है? भारत में परमाणुवाद का, एटम, परमाणु को हम क्या बोलते हैं? एटम, है ना। तो एटम का कंसेप्ट लेने वाला कौन है? संस्थापक हम किसे मानते हैं? महर्षि कणाद को मानते हैं। किसको मानते हैं? महर्षि कणाद को। अगली बात है, मत विलास प्रहसन्ना नामक नाटक की रचना किसने की? ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एक रूलर ने की है। मत विलास प्रहसन्ना नामक नाटक, नाटक को आप लोग क्या बोलते हो? ड्रामा, है ना। और ये ड्रामा रिटन बाय वूम, तो किसने लिखा है? पल्लव शासक थे, पल्लव डायनेस्टी के रूलर थे, महेंद्र वर्मन। कौन थे? महेंद्र वर्मन। ध्यान रखना है, मत विलास प्रसन्ना की रचना, ड्रामा रिटन बाय, मत विलास प्रसन्ना ड्रामा रिटन बाय पल्लव रूलर या पल्लव किंग महेंद्र वर्मन। अगली बात है, गंगैकोंड चोल की उपाधि किसने धारण की? तो ध्यान रखिएगा, गंगैकोंड चोल की उपाधि धारण करी राजेंद्र चोल ने। क्लियर हो गई बात? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राजेंद्र चोल आपसे पूछे जा सकते हैं इसलिए, ठीक है, राजेंद्र चोल ने। तेलुगु साहित्य का क्लासिक काल किसे माना जाता है? यह भी इंपॉर्टेंट है। क्लासिकल पीरियड ऑफ तेलुगु लिटरेचर, कृष्ण देव राय जो है उनके शासन को माना जाता है क्लासिकल पीरियड ऑफ तेलुगु साहित्य, तेलुगु लिटरेचर, कृष्ण देव राय। आपने तेलानी रामा को सुना होगा, तेलानी रामा जो है कृष्ण देव राय के ही कोर्ट में थे और ये बहुत प्रोमिनेंट रूलर थे। और आप लोगों ने क्या पढ़ा होगा? अष्ट दिग्गज, है ना, और अष्ट प्रधान, ये बात आपने पढ़ी होगी, अष्ट दिग्गज और अष्ट प्रधान की। तो अष्ट दिग्गज किसके शासन काल में थे? ठीक है, आपको पता होगा कृष्ण देव राय के समय थे, है ना। आइए अगली बात करते हैं, दार उल सफा या दीवाने एवं दीवाने खैरात, है ना, दार उल सफा और दीवान ए खैरात विभाग की स्थापना किसने की? तो एक ऐसा समझिए, फिरोज शाह तुगलक ने की। तो अब आपको इसको याद करना है कि फिरोज शाह तुगलक ने दीवाने खैरात और दीवाने सफा, तो फिरोज शाह कोटला एक स्टेडियम है ना, और वहां खैरात में कोई नहीं घुस सकता भले वो कितना भी साफ हो, है ना। तो सफा और खैरात, अब फिरोज शाह तुगलक स्टेडियम का नाम भी बदल दिया गया, अरुण जेटली कर दिया गया है, पर हम तो वही मानेंगे। तो फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया? फिरोज शाह तुगलक स्टेडियम में कोई भी खैरात में भला कितना साफ हो नहीं जा सकता। तो दारुल सफा और दीवाने खैरात डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश बाय फिरोज शाह तुगलक। इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग 1928 इस्टेब्लिश बाय, ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग 1928 स्टेब्लिश बाय जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस। आप लोगों को इनके बारे में ज्यादा कम मिलता है कि सुभाष चंद्र बोस भी थे उसमें। ध्यान रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू के साथ सुभाष चंद्र बोस थे। इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग स्टेब्लिश बाय जवाहरलाल नेहरू सुभाष चंद्र बोस 1928। अगली बात यह है, हुमायूं के दरबार में दो प्रसिद्ध ईरानी चित्रकार थे। आपसे पूछा जा सकता है किसके दरबार में थे? ऑन द कोर्ट ऑफ हुमायूं दो ईरानी पेंटर थे। कौन कौन थे? अब्बू समद और मीर सैयद अली। ध्यान रखिएगा, बहुत सारे ऐसे रूलर हैं, प्रोमिनेंट रूलर हैं, जिन्होंने, ध्यान रखिएगा, पेंटिंग को बहुत आगे बढ़ाया। और उसमें बहुत इंपॉर्टेंट नाम आता है जहांगीर का। पर यहाँ पे हुमायूं के दरबार की बात हो रही है, आप भावुक होकर जहांगीर नहीं लगाना है। दो प्रसिद्ध ईरानी चित्रकार थे, अब्दुल समद और मीर सैयद अली। क्लियर? अगली बात, मुगल शासन में मनसबदार एवं सैनिकों की नियुक्ति तथा उनके वेतन, प्रशिक्षण एवं अनुशासन की जिम्मेदारी का निर्वहन कौन करता था? ध्यान रखिएगा, जब मुगल रूलर थे तो मनसबदारों को रेगुलेट करना, उनके जो आर्मी है उसमें नियुक्ति करना, उनको वेतन देना मतलब सैलरी देना, उनको ट्रेनिंग देना, और उनको क्या बोलना कि भैया अनुशासन से चलो, रूल एंड रेगुलेशन से चलो, है ना, डिग्निटी मेंटेन करके रखो, है ना। तो हम क्या कहेंगे? ध्यान रखिएगा, ये जिम्मेदारी कौन निर्वाहता था? तो मीर बख्शी निर्वाहते थे। ये आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। मीर बख्शी के बारे में बोले पूछा जाए तो आपको यही लिख देना कि मुगल सेना में मनसबदार एवं सैनिकों की नियुक्ति करने वाले व्यक्ति। अगला है पित्रादुरा टेक्निक। पित्रादुरा तकनीक, पत्थरों एवं जवाहरात जड़ने का काम। पित्रादुरा का एग्जैक्टली वर्ड जो होता है पत्थरों एवं जवाहरात में जड़ने का काम, ये पित्रादुरा टेक्निक है। इसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहां किया गया ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इत्माउद्दौला के मकबरे में किया गया, आगरा के अंदर, है ना। क्लियर हो गई बात? किसने किया? इत्माउद्दौला के मकबरे में आगरा के अंदर किया गया पित्रादुरा टेक्निक का सबसे पहले यूज। 1674 में सिंहासन रोहण के समय, मतलब 1674 के अंदर राजा बनने के समय, ध्यान रखिएगा, धर्मोधारक, क्षत्रिय, कुशलवावंत, गौ ब्राह्मण, प्रतिपालक की उपाधि किसने धारण की? ध्यान रखिएगा, हैंदव्य धर्मोधारक, ठीक है, हैंदव्य धर्मोधारक, क्षत्रिय कुलावंसल एवं गौ ब्राह्मण प्रतिपालक की उपाधि किसने धारण की? आदरणीय शिवाजी ने धारण की। ध्यान रखिएगा, किसने धारण की? शिवाजी ने। ध्यान रखिएगा, यहां पे सन लिखा है 1674, 1674, यहीं से आपको पता चल जाएगा कि हाँ शिवाजी जो है वो रूलर बने। अहमद शाह अब्दाली द्वारा भारत पर आक्रमण 1748 के समय मुगल बादशाह कौन था? यहां ध्यान रखिएगा, यहां पे मोहम्मद शाह रंगीला कौन था? ध्यान रखिएगा, रूलर था। कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला। ये आपसे पूछा जाता है अक्सर कि मोहम्मद शाह रंगीला, है ना। तो अहमद शाह अब्दाली ने जब भारत पर क्या किया? इन्वेजन किया, तब वो मुगल क्या था? एम्पायर का रूलर था। अगली बात, वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय राज्य कौन था? वेलेजली आप लोगों को पता है क्या लेके आए थे? सहायक संधि लेके आए थे, और इसको स्वीकार करने वाला पहला भारतीय राज्य था हैदराबाद, है ना। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन था? हैदराबाद। इंपॉर्टेंट है। अगली बात, कर्मयोगी, वंदे भारत एवं लाइफ डिवाइन और न्यू लैब्स फॉर ओल्ड नामक पत्रिकाओं के संपादक कौन है? थ्री मार्कर, अरविंदो घोष, इथिक्स का। कर्मयोगी, वंदे भारत, द लाइफ डिवाइन, न्यू लैब्स फॉर ओल्ड नामक जो मैगजीन्स हैं उनको कौन क्या करता था? संपादक करता था, एडिटिंग करता था। अगर हम बात करें तो अरविंद घोष। क्लियर? एडिटर नहीं, एडिटर एंड चीफ। क्लियर? कौन थे? अरविंद घोष। किस मुगल बादशाह द्वारा राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी गई? बहुत कॉमन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कॉमन बट इंपॉर्टेंट, है ना। अकबर द्वारा की गई, अकबर द्वितीय के द्वारा। किसने? अकबर सेकंड ने। और आपको यह भी पता होगा कि राजा राम मोहन राय की डेथ कहां हुई? तो बिस्टल, आजकल लड़के बहुत पीते हैं, तो एक बिस्टल नामक जगह है, कहां? ब्रिटेन के अंदर, जहां राजा राम मोहन राय की डेथ हुई। और आप लोगों को पता है कि आधुनिक भारत का पितामह या आधुनिक भारत को
का पितामह किसे कहा जाता है? भारत के अंदर फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया राजा राम मोहन राय। अनुशीलन समिति नामक क्रांतिकारी संस्था के संस्थापक कौन थे? आप सिर्फ एक नाम पढ़ते हैं वरिंद्र घोष, पर इसमें ध्यान रखिएगा दो और नाम है, प्रमथ कुमार मित्रा और जतीन्द्र नाथ बनर्जी। अनुशीलन समिति, ध्यान रखिएगा, अनुशीलन समिति नामक क्रांतिकारी संस्था के संस्थापक थे कौन? ध्यान रखिएगा कि वरिंद्र कुमार घोष, जतेंद्र बनर्जी। अगला है पब्लिक सेफ्टी बिल तथा ट्रेड डिस्प्यूट बिल के विरोध में भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल असेंबली में बम कब फेंका था? 8 अप्रैल 1929। 8 अप्रैल 1929। क्लियर? अगली बात, ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा भारतीय समुदाय को सांप्रदायिक आधार पर प्रतिनिधित्व देने के लिए सांप्रदायिक पंचायत कम्युनल अवार्ड, ध्यान रखिएगा, सांप्रदायिक पंचायत किसको दिया गया था? जब SC ST को दिया गया था। इसकी घोषणा कब की गई थी? 16 अगस्त 1932 को। ध्यान रखिएगा 16 अगस्त 1932 को क्या किया गया? कम्युनल अवार्ड की घोषणा कर दी गई, किसके द्वारा? रैमजे मैकडोनाल्ड। ध्यान है, ऐसे तो कम्युनल अवार्ड 1909 में आ गए थे, पर मैकडोनाल्ड ने जो ये डिक्लेरेशन किया था, इसी के बाद गांधी जी आमरण अनशन में बैठ गए थे और उसके बाद पुनः पैक्ट हुआ था। क्लियर हो गई बात? तो ये आपको ध्यान में रखना है, 16 अगस्त 1932। क्लियर? चलिए अगली बात करेंगे। आप लोग लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए इरा इंस्टीट्यूट का ऐप, और हमारी टेस्ट सीरीज है उसको जरूर अवेल करें इरा इंस्टीट्यूट के ऐप में। ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी। करंट अफेयर और स्पोर्ट्स की क्लासेस चल रही हैं, आप उससे भी जुड़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।